मुझे ही घूमना होगा ना, अगर नीचे करना होगा कैमरा ऑन फोकस करने से आप इधर आ जाओ, इसको बच्चे को उधर पहुंचे यार फोकस हटा। अबे सब आता है पीछे हाँ ठीक सही है। हम लोगों ने बेटा बात करी थी, हमने आपका जो बात करी है वो करी है वर्ग की, ठीक है, जो भी बात करी थी वर्ग। मैंने कहा वर्गन वाली फ्रैक्शन, तो आप बोले सिर्फ फोर्स कौन सा लिया जाएगा, फ्रैक्शन वाला। मैंने कहा वर्गन अगर किसी भी बॉडी पर कितना होगा, तो उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज चल रही है और मान लो एयर रेजिस्टेंस के कारण पर उसकी गति में या ये उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो वहां पर अगर पूछा जाएगा वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, तो फोर्स वही लगाओगे जो फोर्स उसमें दिया है। जैसे उसने कह दिया वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण जितना फोर्स लगा है उसी के कारण तभी वहीं पर तुम जो वर्क डन का फार्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही फोर्स लगाओगे जिसके कारण क्या कहा गया था, वर्क डन करा। अब मैंने कल बात करी थी, ये तो 2-3 दिन पहले की बात, मैंने बात करी तुमसे कंजर्वेशन की। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, स्टोर करते हैं ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स में। और आप बताओ लो, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेंगे और पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इन्हें हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डिस्कस फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, जितने भी ये सारे फोर्सेस हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये बात नहीं करी थी कंजर्वेटिव की, और इसकी बात करी थी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। और एक बात और याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, मान लो ऐसे मैं बता रहा हूँ, तुम अभी लिखना नहीं है, ए से बी पॉइंट तक अपन गया है, इस रास्ते अपन गया है, ठीक है, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज पर कतई डिपेंड नहीं करेगा कि तुम किस पाथ से गए, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगा कि तुम कितनी हाइट गए, ठीक है। चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ऐसे चले जाओ, वो सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि तुम फाइनल पोजीशन में अपनी इनिशियल से कितनी हाइट पर, जैसे यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया तो मैं कितने ऊपर पहुँच गया, एच ऊपर पहुँच गया। और तुम बोले अगर सर हम ऊपर जाते हैं तो एम जी एच कॉस 180, तो माइनस का एम जी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे तुम इस रास्ते जाओ, चाहे इस रास्ते जाओ, किसी भी रास्ते पर जाओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में स्प्रिंग फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, कल लिख पाया, स्प्रिंग फोर्स के पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो बोले 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। जहाँ k क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या होता है, x होता है कि उसमें तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसे हम किससे नोट करते हैं, x से। तो ये हमारा होता था स्प्रिंग फोर्स। एक चीज और देखना सर, कल मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, -1
कल बताया था क्यों होती है, तो ये भी बताया था क्यों होती है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस वर्क डन होती है। अच्छा, अगर तुमसे एक चीज और कही जाए कि सर जो कोई भी फोर्स होगा, फोर्स हमेशा माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स या डेल यू ओवर डेल आर, फोर्स और इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस डेल यू ओवर डेल आर। दूसरी कतई पल्ले नहीं पड़ा। सबसे पहले मुझे एक बार बताओ बेटा, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? तुम बोले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, यही तो होता है। लेकिन दो फार्मूला होते थे फोर्स वर्क डन के, एक तो होता है ऐसे एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एफ इनटू डी, एफ इनटू डी कॉस थीटा। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? जो नीचे वाला है वो है कांस्टेंट फोर्स के लिए, इसके लिए है जहां पर फोर्स डिस्टेंस के साथ नहीं है। ऊपर वाला जो है वो है वेरिएबल फोर्स के लिए, जो तुम्हारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तब क्या लगता है तुम्हारा वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ये किसके लिए था? कांस्टेंट। अब तुम मुझे बताना सर, मैंने तुमसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? माइनस वर्क, माइनस वर्क। कल मैंने बताया। अब हम बात करते हैं एफ इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल आर। अगर मैं इसकी तिरछी गुणा कर दूं, क्या कर दूं? तिरछी गुणा। अगर तिरछी गुणा करी मैंने तो क्या आएगा? डेल यू इक्वल टू माइनस, माइनस तो यही रहेगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ये क्या है? वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन। तो मुझे बताओ, ये डी आर लिया है तो छोटा सा वर्क डन, यही तो आया। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूं, क्या माइनस वर्क डन जो ये लिखा है वही ये लिखा, अरे एक ही बात है। बट यहाँ पर मैंने बेटा डी का मतलब होता है छोटा सा, छोटी सी, ठीक है। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस छोटे से वर्क डन के। अगर बड़ी सी होगी तो यू इक्वल टू माइनस डबल। तो एक तो तुम्हें ये याद रखना था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिलेटेड टू द वर्क डन, और दूसरा याद ये रखना है कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो है एफ इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल। अब तुमसे कहा गया, ठीक है, ये हो गया डेल यू ओवर डेल। अब मान लो, हाँ, फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल। अब डी आर वैसे तुम्हारा होता क्या है? डी आर मतलब तुम्हारा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो बच्चों एक बार बस इतनी चीजें और लिख लो, एक ये और एक यहाँ पर थोड़ा और लिख लो। उसके बाद में जो हमने कल बात करी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एक स्टेबल की, एक अनस्टेबल की, और तीसरी किसकी थी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके क्वेश्चंस कराते हैं, फिर अपन लोग पावर पे। पावर के बाद कुछ जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चंस कराएंगे तो तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब हम लोग बात करते हैं सर, कल भी आपने बताया था एक तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल होता है, और एक क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। मैंने तीनों कंडीशन के लिए डेल यू ओवर डेल आर की वैल्यू क्या रखी थी? 0, और डेल स्क्वायर, पहले याद करो, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। अब कौन सा है? अनस्टेबल। और अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तीनों कंडीशन के लिए क्या था? डेल यू ओवर डेल आर किसके बराबर था? 0। तीनों कंडीशन के लिए डेल यू ओवर डेल आर किसके बराबर था? 0, ठीक है, सही। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्वेश्चन करा, ठीक है।
लिखना द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है संरक्षी बल या कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय U इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन and discuss the equilibrium age. Stable, unstable and neutral. ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि ये क्या होगा और इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सी कंडीशन पर इक्विलिब्रियम होगा, एक्स की किस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम, ये देखो। ये उतारने के बाद मैं बता दूँ क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और तुम्हें क्या करना होगा पहले ही लिया। आपको दिन से कहा थी, हाँ ये बहन वो रो रही थी बेचारी हैं, वो बैठी है तीसरे नंबर पे। और क्या पता हो गया? अब बता क्या करें। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया, सबसे पहले इसमें कहा गया फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम, मुझे बताओ कोई भी चीज इक्विलिब्रियम कब होती है? इक्विलिब्रियम कब होगी? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में तभी होगी जब उस पर टोटल फोर्स कितना लगे? 0। जैसे मान लो ये इनका मोबाइल लगा है, चार्ज हो रहा है, इस पर नेट फोर्स क्या लगा है? 0। नेट फोर्स क्या लगा है? 0। अभी तो ये ऐसे होगा, अगर नेट फोर्स 0 नहीं लगेगा तो ये कहां से निकल जाएगा? गिरा के। अगर कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी जाए तो समझ जाओ कि उस पर फोर्स क्या लगना चाहिए? 0। अब मुझे बताओ इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी गई है तो तुम बोले इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी होगी जब फोर्स क्या हो? 0। और तुम जानते हो F इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल यू ओवर माइनस डेल यू ओवर। तो पहले ने इसका dr है, यहाँ पर सिर्फ क्या है? x। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ? x। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कर सकता है हम लोग x। अब मैंने कहा इसका सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन करें, तभी तो डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा। तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, आप बोले सर x के रिस्पेक्ट में करो तो 2 आता है अगले, तो क्या हो गया? 2x माइनस b। x के आगे 1 है, 1 आएगा अगले, b की मल्टीप्लाई तो b रह जाएगा और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? 0। अब जरा सोचो सर, अगर मुझे फोर्स अगर मैं इसमें रखूँ, किस वाली चीज इसमें रखूँ, तो आप बोले सर f ऐसे का तो माइनस पहले लगाओ 2ax माइनस 2b। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन तो तभी है जब फोर्स क्या है मेरा? फोर्स मेरा 0 तो माइनस 2ax प्लस b। अगर इधर लेंगे तो 2ax बराबर क्या आ गया? b। बोले सर x बराबर तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू b/2a होगी तो फोर्स क्या होगा? 0। फोर्स क्या होगा? तो इसमें वैल्यू लिख दो तो फोर्स क्या आएगा? इसका मतलब ये है इस पोजीशन पर कोई भी चीज कैसी, ये वाली ये इक्वेशन दे रखी है, कैसी है ये? इक्विलिब्रियम। तो तुमसे सबसे पहले क्या पूछा गया? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? x बराबर b/2। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरी चीज देखो, फिर क्या पूछा गया?
कहा स्टेबल है अनस्टेबल है कि तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम लोग एक ही तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये तो निकालना पड़ेगा। अगर देखो मैंने जब एक बार किया तो ये आ जाए, अब जब मैं दोबारा करूंगा इसका, अब तो इसका करूंगा ना बेटा, इसका दोबारा इससे तो डिफरेंशिएशन होगा। इसका अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, दो एकम दो के बचा। यहाँ पर क्या एक्स है नहीं, क्या हो गया जीरो। मुझे बताओ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ऐसे नहीं बता सकते पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए क्या है तो पॉजिटिव है। मान लो अगर ए की वैल्यू -2 होगी तब क्या कर लोगे? तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं कहूंगा अगर ए पॉजिटिव है तो ये क्या है पूरा पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप बोले ये क्या है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है? तो ये कंडीशन क्या है? स्टेबल। कंडीशन क्या है? चलो जल्दी बताओ। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि तुम मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कब? एट इक्विलिब्रियम। कब? एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक्स की वैल्यू क्या आई है? ये कहाँ रख देता मैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाती? यू की वैल्यू। तो मेरी वैल्यू आ जाती यू की। अगर तुमसे कहते find out, पूरा यही से क्वेश्चन है, find out an expression of force and potential energy सबसे पहले तुम्हें एक इक्वेशन दे दी, जो इससे पहले अभी मैंने इक्वेशन की वही इक्वेशन है। एक इक्वेशन दे दी है और इस इक्वेशन से तुमसे सबसे पहले क्या पूछा है? फोर्स का एक्सप्रेशन तुमसे पूछा है। सबसे पहले तुम फोर्स बताओ मुझे, उसके बाद में तुमसे क्या कहा है? उसके बाद में कहा है मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। इक्विलिब्रियम। तो पहले तो तुम्हें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तुम्हारी, और जो x की वैल्यू आएगी वो उठा के अगर तुम u में रख दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो ये इक्वेशन लिखी है u इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस, अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो f इक्वल टू क्या है? माइनस du ओवर dx।
तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा du/dx, क्या ये आएगा? यही तो आएगा। ये जब डिफरेंशिएशन आया तो अगर मैं इसे यहाँ पर रख दूं तो क्या मेरा फोर्स आ गया? मुझसे पूछ क्या रहा था पहले ऑप्शन में? फोर्स ही तो पूछ रहा था। तो फोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? -2ax माइनस, यही तो फोर्स आया। तो पहला तो कंडीशन मेरा हो गया, तुमने मुझसे फोर्स पूछा, मैंने फोर्स निकाल के रखा। उसके बाद में पूछा पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है मैंने फोर्स को क्या रखा? 0। जब मैंने फोर्स को 0 रखा तो मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई जो क्या है? b/2a। अब b/2a आने के बाद में उसने कहा इस पोजीशन पर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सर? u = ax² - bx। मैंने इस x की जगह यहाँ रख दो a, b/2a का होल स्क्वायर, b/2a, तो क्या आया? ab²/4a² माइनस b²/2a, ये तो आया। ये क्या आई मेरी पोटेंशियल? कब? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम कहोगे सर इसे और सॉल्व कर, तो कब सॉल्व कर सकते? इसे और सिंपलीफाई करो, ठीक है? ये हो गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन याद रखो। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है फोर्स ही 0 हो जाएगा। क्वेश्चन तो डाल दिया था। क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी ये रखी रेडी। मैंने कहा फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट, जल्दी से रखो। बहुत बड़ी नहीं तो सजा भुगतनी होती है। जैसे इसको चश्मा नहीं होगा इसमें ज़्यादा वीक होती है। अपन की 9th क्लास में वीक होती है। अपन के सर थे नवाब में आसिफ सर, आसिफ सबसे अच्छा। तो अपन पीछे बैठा था मस्त आराम से बराबर वाले का चीज देखता है। मतलब वो बोले एक दिन हो दो दिन उन्होंने मुझे आगे बैठाना स्टार्ट कर दिया। कभी चश्मा नहीं मिल रहा। लेकिन क्लास में जबरदस्ती बढ़ के रहेगा। जब उसने चश्मा उसको लगाया तो मुझे पता चला कि दुनिया कितनी रंगीन है। तो उन्होंने बताया कि आपकी लाइट लगती थी तो देखता ही नहीं था, दूर का कुछ देखता ही नहीं था। तो अपन को तो वैसी जिंदगी लगेगी। चश्मा लगा मैंने तभी अच्छा दिख रहा है। उन्होंने बताया कि आपकी ऐसे ठीक है, तो दिख नहीं रहा तो ऐसे वीक है। ऐसे मालूम नहीं कि मुझे अच्छा बैठा, ठीक है। और मैं उससे कहूँ बताओ बेटा ये क्या, और उसे दिखे ही नहीं, हम लोग वीक है। आगे आंसर इसका जल्दी से अंदर आगे आंसर चला आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो सर तुम्हें पोटेंशियल
इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, तो पहले क्या निकालोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पर एक्स है तो जो अगले आएगा तो 2 गुणा 7/2 एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, 2 से 2। अगर फोर्स में रखूंगा तो पहले माइनस के बाद में ये वैल्यू रखूंगा, ये वैल्यू क्या है 7x माइनस इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है फोर्स क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/, इक्विलिब्रियम पोजीशन आई। अब ये वैल्यू अपन उठा के यहाँ रखते तब अपन को पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो 7/2 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/7, 3 3 9 49, 3 3 9/7। अब देखो बच्चों एक साथ से जब ये कटा तो 9/2 9/14 माइनस 9/7, एलसीएम कितना आया 14, जब आंसर 14 आया तो यहाँ ऐसे ही यहाँ कितना हो गया 18, तो माइनस के 9/, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, कोई भी एनर्जी हुई हमेशा क्या होगी जूल, चाहे काइनेटिक एनर्जी हुई, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हुई, चाहे कोई सी एनर्जी हुई, अगर एनर्जी है तो जूल हुई, तो माइनस 9/14 जूल आंसर हो गया। सिंपल था। इस जो भी मैंने ये टॉपिक कराया इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन्हें अगर हल्का सा पेपर ऊपर करना है लेवल तो वो यही दे देते हैं, क्यों उन्हें पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से होगा ही इस चैप्टर में, ठीक है। तो अपन लोगों को डिफरेंशिएशन पे कमांड रखनी है और सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब मैं बात करता हूँ पावर। अपन बात करते हैं पावर, ठीक है। आप बताओ मुनिदा, तुम बताओ मुनिदा, एक जेसीबी मशीन है जो किसी नहर को खोद रही है और वहीं पर एक आदमी है जो नहर को खोद रहा है, किसकी पावर ज्यादा होगी? पावर जो होता है ना, पावर का जो सिस्टम है, पावर का जो फार्मूला होता है, जैसे याद रखिए पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट। अब मुझे बताओ जो मैंने कहा 1 घंटा समय, 1 घंटा देखो, 1 घंटे में कौन ज्यादा काम करेगा, जेसीबी की आदमी, तो 100% पावर इसी जगह होगा। तो वही जो ज्यादा वर्क करता है आदमी चलाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, इसकी पावर क्या होगी ज्यादा। तो पावर का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर की जो यूनिट होगी, पावर की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर सेकेंड। पावर की जो यूनिट क्या होगी जूल पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब बताओ जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर। 1 सेकेंड में अगर तुम 1 जूल का ये करते हो तो किसके बराबर है 1 वाट। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो होता है 1 जूल पर सेकेंड, इसका 1 जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, और 1 जूल पर सेकेंड ही क्या है हमारी पावर क्या है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं तुमसे ये कहूँ मैंने कोई छोटा सा कार्य किया तो समय भी क्या लिया छोटा सा कार्य तो छोटा सा समय, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आप लोग अच्छे से जानते हो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन ही क्या है वर्क डन। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लिखूं और यहाँ पर क्या लिखूं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, बताओ डब्ल्यू की जगह मैंने एक तो लिख दिया। अगर मैं तुमसे कहा अगर फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या जो भी फोर्स जहां पर लग रहा है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स आ गया बाहर तो अंदर सिर्फ क्या बचा
आर ओवर, अब बताओ डी आर ओवर डी टी, ये आया ना डी आर ओवर डी टी, ठीक है। तो बताओ अगली लाइन, डी आर ओवर डी टी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी। और डीवी अपॉन डी टी क्या है? डीवी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन। क्या है? त्वरण है। और ये क्या है? वेग है, ठीक है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इनटू वी, यही तो वही पावर की फार्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है? डॉट प्रोडक्ट, वो तो मैं स्टार्टिंग से डॉट लेते हुए आया, ठीक है। अगर तुम डॉट खत्म करोगे, अगर तुम डॉट खत्म करते हो तो क्या आता है बच्चों? तुम बोले कॉस थीटा। ये कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में है? मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। वेक्टर का मतलब है आई जे के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड का मतलब है 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे फॉर्म में, ठीक है। इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है। लेकिन थीटा एंगल किसके बीच में है? थीटा एंगल है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। जो थीटा एंगल लगता है वो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में लगता है। अब मुझे बताओ जरा सुनो सर, अगर वर्क डन 0, वर्क डन क्या तो पावर ई, वर्क डन 0 कब होता है? वर्क डन 0 कब होगा? जब एंगल कितना हो? 90 एंगल क्या हो? 90। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? वर्क डन नेगेटिव तो पावर ई, वर्क डन नेगेटिव कब होती है? हाँ, और मैक्सिमम कब होता है? 0, ठीक है। हाँ बताओ बताओ। नरेश बात से जैसे पलक काकर, शीतल भाती, स्वाति, शिवानी मौर्य, सुमन वर्मा, पलक पांडे, दिशा लोधी, सुरेंद्र पाल, उमरा भी, अलीना, आतिफा, मुर्तिदर, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकास सिंह श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह, दीपक प्रजापति, जीशान, वैशाली, नरेश पाल सिंह, सपना, कुमारी सपना, प्रेमपाल, कृतकाली, जंगल में आती है हेमंत सिंह, छाया गंगवार, साक्षी, महेश, आलिया, युषरा, संदेश,
शाहिनू, लुबना, प्रिंस वर्मा, सपना, आशमी, बासिक, तबूर, राहुल मौर्य, आपका ईडब्ल्यू एस सेकंड बना हुआ है। जनरल वाले बच्चे जो हैं कौन कौन जनरल से ठीक है, ईडब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट बना हुआ है आप लोगों का भाई आपका काम अलग रहेगा। तो जब नीट के जो भी फॉर्म आएंगे, ठीक है, तो नीट के फॉर्म आए उससे उसी समय उससे लगभग 15-20 दिन पहले आप ईडब्ल्यू एस का फॉर्म करवा वो बनवा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ईडब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली ओबीसी के राउंड ऑफ हो जाएगी, मतलब राउंड ऑफ ओबीसी के लगभग राउंड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो जनरल में आपको और भी ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर कैपेबल हैं तो कैपेबल कौन नहीं होता जिसकी इनकम ज़्यादा रहती है वो कैपेबल नहीं रहते। और इंडिया में तो वही कैपेबल नहीं रहता है जो गवर्नमेंट जॉब करता हो, प्राइवेट को कितना कह देता है आपको कैपेबल नहीं होता। तो अगर मान लो उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो ऐसे मान लो कि तुम्हारे लिए पैसे मिलने चाहिए था कोई और कॉलेज, तो उससे बहुत बेटर कॉलेज मिला अगर ईडब्ल्यू एस में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अगर मैंने तुमसे कहा, अगर तुमसे अभी पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है, पावर की यूनिट होती है वाट। अब देखो, अगर मैं 1 किलोवाट की बात करूं, 1 किलोवाट जो किसके बराबर होते हैं, 1000 वाट। अगर तुमसे कहा जाए 1 HP, HP क्या होता है बेटा? अब सोचो, ये होता है 746 वाट, 746। अब जरा एक बात सोचना कि आपने कभी भी इंजन देखा होगा जो हमारे खेतों में इंजन चलती है, उन पर साफ साफ लिखा होता है ये कितने हॉर्स पावर है। यस सर। आप अगर 4 व्हीलर देखो तो उसमें भी हॉर्स पावर लिखे होते हैं कि ये 50 हॉर्स पावर है, कि 60 हॉर्स पावर है, ठीक है, वो भी हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर होता क्या है, एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट। और तुम जानते हो 746 वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। यानी कि अगर कोई चीज 1 हॉर्स पावर की है, इसका मतलब है वो 1 सेकंड में कितना कार्य कर रही है, 746। अगर कोई चीज 746 जूल कार्य कर रही है, इसका मतलब वो कितने हॉर्स पावर की है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। उसके बाद में आती है बेटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या है, पहले उस चीज को जैसे मान लो एफिशिएंसी की बात करें, दौड़ के धनारों ने दौड़ को 100 रुपये दिए, 100 मान लो, 100 में इनकी कैलकुलेशन होना है, 100 रुपये दिए, ये कहा सब्जी ले आया, ठीक है। अब दाऊद ने 100 रुपये घरवालों से ले तो लिए, इन्होंने क्या किए, ये 60 रुपए की ले गए सब्जी, यस सर, और 40 रुपए खा गए अकेले के 50 खा गए, 50 सब्जी 50 में ले गए, ठीक है। तो 40 रुपए ये खा गए मानो। तो इसका मतलब ये है इन्होंने कार्य कितने का किया, 60, और मिले कितने, 100। तो ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। तो एफिशिएंसी का आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणा, तो कितना आया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 60। सर वो 40 का प्रोसेसिंग में है, 40 जो खर्च करे वो तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी स्टोर करती है। अच्छा, मैं खा लिया तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई नहीं हुई, तो वो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये वो समझो, ये वो वेस्ट हो गया, घर वालों के हिसाब से क्या होगा, वो वेस्ट, घर वालों के हिसाब से वेस्ट होगा ना। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा आउटपुट पावर
इंटू 100। एफिशिएंसी का फार्मूला, एफिशिएंसी मतलब क्षमता है, ठीक है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणा 100, ठीक है। अब बताओ, एक किसी बंदे की एफिशिएंसी 60% है, कितनी है? 60%। उसके घर वाले ये चाह रहे हैं कि ये 120 रुपए का काम करे, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200। वो खा नहीं जाएगा? खाएगा 40 डबल 80। हाँ, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखो रेट तो कैसे निकाल सकते हो तुम? सिंपल सा फार्मूला, कितनी एफिशिएंसी है? तो मुझे 60%। 60% परसेंट का मतलब होता है 60 बटे 100, ठीक है। या तुम परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ 60 रख दिया। उसके घर वाले कितना चाहते हैं, कितने का काम करेंगे? 120। तो कितना इनपुट है? गुणा 100 गुणा 80, ठीक है। एक तो आया, ये आया। अब देखो 0 से 6 से काटो, 20 इनपुट की इधर बना करें तो ये क्या हो गया, और इधर क्या हो गया? तो उसके घर वाले कितने रुपए दें? 200, ठीक है। मैं ये लिखना नहीं है, तो मैं ये समझाना, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। 50 खाएं। अब एक बात सोचो, तुमने अपने डीजल इंजन देखे हैं, पेट्रोल इंजन देखे हैं? जितने भी ट्रक हैं, जितने भी ट्रक हैं इंडिया के अंदर, सारे क्या है? डीजल। गाड़ी जो 4 व्हीलर लोग तो पेट्रोल में भी आती है, डीजल में सीएनजी में। हमें तो ध्यान रखना है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होती है। सबसे कम जो एफिशिएंसी होती थी वो होती थी स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 10 से 15% होती है, ठीक है। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 55% के लगभग होती है, 50 से 55%। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 45 से 50%। 45 से 50% का मतलब क्या हुआ कि तुमने 1 लीटर तेल भरवाया, ठीक है। 1 लीटर तेल में उसने कार्य सिर्फ कितने का दिया? आधे लीटर का। अगर 50% का दिया आधे लीटर का, आधा लीटर तेल कहाँ फूक गया? आधा लीटर तेल वो वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब है हीट जनरेट करी उसने, तो हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनामिक्स में, पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे कैसे इंजन चलता है। तो जब हीट जनरेट करी तो जो जैसे कोई भी जो पार्ट चलेगी, तो पार्ट चलेंगे तो एक के ऊपर ऐसे चलेंगे, तो वो पार्टों के फ्रैक्शन में खत्म हो गया। रहा बचा सैलेंसर के द्वारा निकल गई, ठीक है। वो सब तो सब वेस्ट अगर तुम लगा दो, खत्म कर दो, तो तुम सिर्फ 50% एफिशिएंसी होती है। और ऐसा आज तक कोई इंजन बना ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए, ठीक है। 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं है, तो वही है। क्वेश्चन लिखना, ए ट्रेन हैज ए कांस्टेंट स्पीड, ए ट्रेन हैज ए कांस्टेंट स्पीड, ए ट्रेन हैज ए कांस्टेंट स्पीड of 40 meter per second on a level road. Against resistive force of magnitude 3 into 10 की पावर 4 न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ न्यूटन। सबसे पहले ये देखो, रजिस्टिव फोर्स का मतलब है जो फोर्स रुक रहा है वो है 3 × 10⁴ न्यूटन। यस सर।
यानी कि 3 गुणा 10 की घात सोचो यार, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या है? रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये हो गया, जब देखो ये है कोई भी चीज इधर जा रही है तो फोर्स इधर से लग रहा है, रेजिस्टेंस चाहे वो एयर का कह लो चाहे फ्रिक्शन का कह लो, कहाँ लग रहा है? पीछे। कितना लग रहा है? अगर ये चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से कब होती है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स क्या होगा? अरे F बराबर m ए, F बराबर, जब फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। इसका मतलब ये है फोर्स 0 कब होगा? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही कहाँ लगेगा? आगे। तभी तो इस पर फोर्स 0 लगेगा। तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी या कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। अब मुझे बताओ पीछे फोर्स कितना लग रहा है? 3 गुणा 10 की घात, तो आगे भी कितना लग रहा होगा? तभी तो कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से होगी और आगे की ओर कौन लगाएगा? इंजन। अरे कौन लगाएगा? इंजन। पीछे तो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन लग रहे हैं, आगे चलाने के लिए कौन लगाएगा? इंजन। अगर आगे इंजन लगा रहा है, तो तुमने एक चीज तुम खुद डिसाइड करो, जब तुम लोग बाइक चला रहे हो तो तुमने खुद देखा होगा अगर तुम्हें कांस्टेंट स्पीड पर बाइक रखनी है तो कुछ ना कुछ स्पीड कांस्टेंट रख के छोड़ दो। तुमने क्या किया? स्पीड स्टार्ट करी, बाइक तुम्हारी चल रही है, कभी खाली रोड है, तुम मुझे बताओ तुम्हें अगर कांस्टेंट स्पीड से चलानी है बाइक, जैसे मान लो तुम्हें 60 पे चलानी है, सिर्फ 60 पे चलानी है, तो क्या तुम रेस खत्म करके ऐसे हाथ रख के पीछे चलाते रहोगे? नहीं, रुक नहीं जाएगी। तुम क्या करते हो? कुछ स्पीड ली और उस स्पीड से चलते रहे, तुम्हारी बाइक 60 से चलती है। ऐसा होता है। लोग स्कूटी चलाते हो वो जानते हो, जो साइकिल चलाते हैं स्कूटी चलाते हैं उन्हें संभव नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो तुमने देखो, तुमने कुछ स्पीड दी तो कौन काम कर रहा है? इंजन। तो इंजन जितना फोर्स आगे लगा रहा है उतना ही क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस। अब तुम खुद सोचो, तुम 50 से तुम्हारी 60 से बाइक चल रही है, अब उधर से हवा आ जाए तेजी से, तो तुम्हें रेस बढ़ानी पड़ेगी ना उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। क्यों? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इंजन भी वर्क क्या करेगा? तभी तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी। कभी यही कंडीशन ये कहा गई है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है? इतना। तो इंजन कितना कार्य, इंजन का पावर क्या होगी? आप बोले सर पावर तो हम सीधे जानते हैं फोर्स इनटू। अब बताओ इंजन कितना फोर्स लगाएगी कांस्टेंट स्पीड लाए? वेलोसिटी कितनी रहे? एंगल कितना होगा? फार्मूला तो ये था Fv cos। अब बताओ इंजन किधर फोर्स लगा रहा है? आगे। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? आगे। गाड़ी आगे तो चल रही है। एंगल क्या हो गया? 0। cos 0 1, 4 3 120 गुणा 10 की घात 4। अगर मैं इसे 1200 करूं तो गुणा 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000। ये पावर की यूनिट बांटी तो ही, तो क्या मैं इसे 1200 किलोवाट लिख सकता हूँ? क्योंकि 10 की घात 3 क्या होता है? क्या होता है? तुम लोग समझते हैं तुम्हारी पूरी जिंदगी में हर जगह साइंस है, जिंदगी बीत जाएगी, हर जगह साइंस ही साइंस है। अपन लोग बस अपनी उसमें भी साइंस थी, उसमें साइंस फ्रैक्शन से ही गिरता था। मान ले वहाँ फ्रैक्शन 0 तक नहीं गिरता, अगर दिमाग होता एक में तो वो ही नहीं होता, वो सीख तो तेरे पीछे बन जाते। एक इंजन पंप है 400 kg कैमरे में डाले अरे उठो तो ऑफ बात है। अबे तो चले जा
through height of 10 meter in 40 seconds. Find the power of engine. Find the power of engine if एफिशिएंसी उसकी कितनी हो 80%। एफिशिएंसी इंजन की कितनी है 80। यदि एफिशिएंसी इंजन की है 80%, ये वाला आप कर देना है। 400 किलोग्राम पानी तुमने इंजन चलते हुए देखो। इंजन क्या काम करता है? नीचे से पानी उठाता है, ऊपर तो फेंक रहा है, और क्या काम करता है? और कोई काम नहीं आता बस भैया, नीचे से क्या कर रहा है? पानी उठा रहा है जमीन से, और कहाँ फेंक रहा है? यही तो काम है इंजन का। तो यही कहा गया, कहा 10 मीटर नीचे पानी है। पानी कितने नीचे है? 10 मीटर। और उसे फेंक रहा है इंजन। कितना फेंक रहा है? 400 किलोग्राम। 400 कितनी देर में? 400 किलोग्राम 40 सेकेंड। तुमसे पूछी गई पावर। क्या पूछी गई? तुम बोले सर पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन, अब मुझे बताना, ये देखो, मान लो पानी, हाँ मान लो पानी उठाया यहाँ गया, उठाया यहाँ गया, तो नीचे से पानी को उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? माइनस mgh। होगा नहीं होगा? नीचे से किसी चीज को उठाओगे तो माइनस mgh। तो वर्क डन क्या हो गया? mgh, ठीक है, अपॉन टाइम। एम की वैल्यू तुम बोले 40, 400, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू, समय कितना लगा, काटा, कितना आया? 1000 बार 1000, अरे यही तो आया 1000। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अभी क्वेश्चन हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे इतना पानी 40 सेकंड में नीचे से उठा के ऊपर रखना है तो कितनी पावर होनी चाहिए? 1000। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम, एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 80%। अब मुझे बताओ, अगर एफिशिएंसी 80% होगी, ठीक है, तो 1000 काम कर, ये काम तो करवा रहा हूं मैं, काम करवा रहा हूं, यानी कि ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं, अगर मैंने पूछा कि बताओ इंजन कितने पावर का होना चाहिए, इंजन कितने पावर का, तो तुम बोले सर एफिशिएंसी कितनी है? 80%। तो 80 बराबर आउटपुट बटे इनपुट गुणा 0 से 2 चौक 2 पंजे 5 से काटा 250, और 250 की 5 से मल्टीप्लाई करी 1250। तो मेरा मुझे इनपुट कितना होना चाहिए? 1250 बार। 1250। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर मुझे एक नीचे से ऊपर उठाने के लिए मैंने 1000 जूल कार्य किया, कार्य कितना आया? तो पावर कितनी आई? 1000 बार। 1000 बार।
अब मेरी एफिशिएंसी 100% नहीं, मेरी एफिशिएंसी कितनी है 80%। इसका मतलब ये है अगर मैं 1000 वाट, अगर मेरी खुद की एफिशिएंसी 1000 वाट होती तो मैं काम कितने ही करता 800 वाट। कितने का करता 800 वाट। तो मैंने कहा मुझे कार्य कितना करना है 1000 वाट का, तो मेरी पावर कितनी होनी चाहिए, तो वो मैंने निकाली है कितनी होनी चाहिए, या फिर 1.25 किलोवाट, 1.25 किलोवाट ये होगी एफिशिएंसी क्या करना। इंजन डेवलप एक इंजन डेवलप किया गया है। एक इंजन है जिसकी पावर कितनी है बेटा, देखो क्या यहाँ कहीं एफिशिएंसी दी है नहीं, तो कितनी मानना 100%। अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दी है तो कितना मानना 100% दी होती है, तब हमारे लिए चैलेंजिंग होती है। Engine develop 1000 kilowatt of power. How much time will it take to lift a mass of 200 kilogram to a height of, यानी कि उसने कहा पावर दे रखी है, उसने कहा 200 किलोग्राम मास मुझे 40 मीटर ऊपर फेंकना है, तो कितने सेकंड में फेंक दूंगा, कितने टाइम में फेंक दूंगा, ये पूछा। ठीक है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ए बी सी डी नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ तो mg है तो t फॉर्मूला दे रखी है 100 किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3। m की वैल्यू कितनी है 200, c की वैल्यू 10, h 40, क्या पूछा समय, तो ये 3 जीरो और ये 4 जीरो, तो 2 3 और ये 4 जीरो सब कट गए। तो बता 3 जीरो और एक ये 4 जीरो, तो 2 जीरो 3 जीरो और ये 4 सब कट गए।
t इक्वल टू क्या बचा 4 दूनी 8 सेकेंड में 200 किलोग्राम वाटर 8 सेकेंड में नीचे से ऊपर फेंक हुआ। ठीक है, ये हो गया। अगला मुश्किल स्टार्ट हो टू आई प्लस 3j प्लस 4k एक्टिंग का मतलब बेटा उस पर अप्लाई हो रहा है। एक्टिंग ऑन ए बॉडी कितने सेकंड के लिए अप्लाई हुआ 4 सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट और 3i प्लस 4j का पावर कितनी यूज हो रही है 9.5 बार 7.5 बार 6.5 बार 4.5 बार। पावर पूछा तो सबसे पहले तो इसका वर्क निकालो। सबसे पहले ये देखो, ये दोनों चीजें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, अपॉन टाइम कर दो, पावर आ जाएगी। A B C D अगर वेक्टर फॉर्म होता है तो बर्नर का फार्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म के लिए? सोचो, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ में जो आई है उसका गुणा, जे के जो साथ में जे उसका गुणा, के के जो साथ में के उसका गुणा। तो 2 का अगर 3 से करो, 3 दूनी 4 तिया 5 चौक 6 प्लस 12 प्लस जो आया अपॉन ये कितना आएगा 38/1 4 से काटो 4 नेम 4 पंजे 9.5 आंसर 9.5। बस हमारे लिए क्या निकालना होना चाहिए वर्क। अगर वर्कडन में हमें प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से निकाल लो प्रॉब्लम। अगर ये मशीन गन क्वेश्चन बता दिया।
A machine gun fire 240 bullets per minute. एक मिनट में 240 गोली फायर होती है. If the mass of each bullet is 10 grams and the velocity of the bullet is then find the power of the gun. उस गन की हमें पावर बतानी है. बुलेट की पावर, गन की पावर होता है, गन की पावर कितनी. सबसे पहले हम लोग बात करें तो पावर का कंडीशन को हम तक कितनी जानते हैं क्या? वर्क डन अपॉन कितने एक मिनट में 240 गोली फायर होगी तो टाइम कितना हो गया? 60 सेकंड. तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो गया 60 सेकंड. अब पूछा गया वर्क डन. मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल, वर्क डन की यूनिट. तो यहाँ पर देखो एक बुलेट की स्पीड क्या है? तो मैं कहूँ एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो 1/2 mv². 1/2 mv². तो 1/2 एंड मास कितना है? 10 ग्राम. ग्राम को किस में बदलूं? किलोग्राम. क्योंकि यहाँ पर बेटा mks और ग्राम में रहेगी तो क्या बन जाएगी? cgs. मुझे सारी यूनिट क्या करनी पड़ेगी? सेम. तो ग्राम को बदला जब मैंने किलोग्राम में तो 1/2 m v² का मतलब हो गया 600 गुणा 600. दो बार लिख दिया. ये किसकी वैल्यू? ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? 1. लेकिन 1 मिनट में ये छोड़ कितना है? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी ये तो बर्तन है, ये है बेटा एक गोली की 1/2 mv². कितनी बुलेट में? 240. तो 240 की 240 से गुणा कर दो. कितनी गुणा? अब 0 से 0 6 चौक 2 दूनी 6 की मल्टीप्लाई करें 6 छन 36. ये ऐसे है 10 गुणा 10 की घात -3 36. 36 के बाद देखो 6 छन 36 हो गए. कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 गुणा 10 की घात 4. ठीक है. 36 दूनी 72. 36 दूनी 72. अब देखो एक ये जीरो और एक ये 10 की घात 4 ये और एक ये 10 की घात क्या हो गया? 5 गुणा 10 की घात. तो आया आंसर 72 गुणा 10 की घात 2 बार. 72 गुणा 10 की घात 2 बार. अगर 3 करना है तो 7.2 गुणा 10 की घात 3 और 10 की घात 3 क्या होता है? किलो. तो आंसर क्या है? 7.2 किलो. 7.2 किलो ये हो गया. ठीक है. ये भी देखिए. इसके साथ में अब देखो ये चैप्टर हुआ फिनिश. चैप्टर हुआ फिनिश. आपको क्या करना है? जो मेडिकल एंट्रेंस स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं
तकरीबन बहुत कम है, ओनली 41, सिर्फ 41 क्वेश्चन, ठीक है। 41 क्वेश्चन आपको करने, 41 क्वेश्चन आपको ये करते हैं, क्योंकि कल जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। नया चैप्टर स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन भाई अब तक तो हर चीज चल रही है। पहले देखो, पहले क्या होता है, सबसे पहले फिजिक्स में मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई, फिर मैथमेटिक्स के बाद में वेक्टर में स्टार्ट हुआ, फिर वन डायमेंशन स्टार्ट होते हैं, हर चीज सीधी रेखा में चल रहा है। दूसरा जब 2 डायमेंशन मैंने कराया था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हर चीज ऐसी हो रही थी और ऐसे कर रही है। उसके बाद में जब वर्क पावर एनर्जी आई, तो यहाँ पर कितना कार्य ये सब है, कार्य हो रही है, पावर ऊपर जो भी है, एनर्जी जो भी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। उसके बाद में सर्कुलर आएगा, तो उसमें हर चीज सर्कुलर में होगी, हर चीज सर्कुलर टू सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के बाद में फिर तुम्हारा जो है डेरिवेशन होगा, रोटेशन मोशन, सेंटर ऑफ सर्कुलर के बाद में सेंटर ऑफ मास आएगा, रोटेशन, डेरिवेशन, एसएचएम नहीं, इलास्टिसिटी, एसएचएम, फ्लूइड के बाद में वेग,